नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है धोखा। बेटा, हम लोगों को घर से मत निकालो। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं। हम लोगों की इतनी उम्र भी नहीं है कि हम बाहर जाकर कुछ कमा सकें। हमारे साथ बेटा ऐसा मत करो। आज शंकर दयाल जी और लक्ष्मी देवी जी हाथ जोड़कर अपने बेटे बहू के आगे रहम की भीख मांगे जा रहे थे, लेकिन उनके बेटे बहू को उनके ऊपर तरस नहीं आ रहा था। उनकी बहू चिल्लाते हुए बोलती है, बस बहुत हो गई आप लोगों की नौटंकी। यह पकड़िए अपना सामान और अब यहाँ से चलते बनिए। अब आप दोनों लोगों को हम एक मिनट के लिए भी नहीं झेल सकते। और शंकर दयाल जी और लक्ष्मी देवी जी के मुंह पर भड़ाक से दरवाज़ा बंद कर देती है, जो उनके बेटे बहू ने उनको घर से बाहर कर दिया। चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। रेखा और रमन के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था। रेखा अपने आप को बेहद ताकतवर महसूस करती थी। वह सोचती थी कि अब उसके जीवन में कोई मुश्किल नहीं आएगी। उसका और रमन का बिजनेस भी ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उन्हें लगता था कि अगर किसी तरह से बिजनेस का विस्तार किया जाए तो वे और भी अमीर हो सकते हैं। इसी बीच रेखा के भाई सुरेश और उसकी भाभी कविता उनके जीवन में प्रवेश करते हैं। सुरेश और कविता का स्वभाव भी लालची और चालाक था। उन्होंने रेखा से बिजनेस में साझेदारी करने का प्रस्ताव रखा। रेखा, जो अपने भाई से बहुत प्यार करती थी और उस पर आंख मूंद कर विश्वास करती थी, इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लेती है। सुरेश ने रेखा से कहा, बहन, अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो हमारा बिजनेस तेजी से बढ़ेगा। तुम्हारा और रमन का तो पहले से ही अच्छा चल रहा है, लेकिन मेरे पास कुछ अच्छे कनेक्शन हैं जिससे हमें और ज़्यादा फायदा हो सकता है। रेखा को सुरेश की बातों पर भरोसा हो गया और उसने अपने पति रमन को भी इस साझेदारी के लिए मना लिया। रेखा और रमन ने सुरेश और कविता के साथ मिलकर बिजनेस का विस्तार करना शुरू कर दिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। बिजनेस में तेजी से मुनाफा होने लगा और रेखा को ऐसा लगने लगा कि उसकी ज़िंदगी अब और भी सफल हो जाएगी। सुरेश और कविता भी दिखावटी तौर पर रेखा और रमन के साथ अच्छे से पेश आते थे और हर फैसले में उनकी राय शामिल करते थे। लेकिन धीरे धीरे सुरेश और कविता ने बिजनेस के मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। वे छोटे छोटे फैसलों को भी खुद से लेने लगे और रेखा और रमन को यह कहकर दूर रखने लगे कि तुम लोग आराम करो, हम सब संभाल लेंगे। रेखा को शुरू में यह सब अच्छा लगा, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसका भाई उसके लिए सब कुछ कर रहा है। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि सुरेश और कविता के इरादे कुछ और हैं। सुरेश और कविता ने धीरे धीरे बिजनेस के कागजात और वित्तीय लेन देन में हेरफेर करना शुरू कर दिया। वे रेखा और रमन से कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर साइन करवा लेते थे, बिना उन्हें पूरी जानकारी दिए। रेखा और रमन को लगता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन असल में सुरेश और कविता धीरे धीरे पूरे बिजनेस और प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा जमा रहे थे। सुरेश ने अपनी चालाकी से बैंक खातों में भी बदलाव कर दिया, जिससे बिजनेस के सारे मुनाफे उसके और कविता के खाते में जाने लगे। रेखा और रमन को इस बात का पता तब चला जब अचानक से बिजनेस में घाटा दिखने लगा। सुरेश ने रेखा से कहा, बहन, बिजनेस में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। रेखा को सुरेश की बातों पर अब पूरा भरोसा था। उसने रमन से कहा, भैया हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, हमें उन पर शक नहीं करना चाहिए। कुछ महीनों बाद सुरेश और कविता ने रेखा और रमन को पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया। उन्होंने रेखा से कहा कि बिजनेस में और भी विस्तार करने के लिए उन्हें कुछ और संपत्ति को गिरवी रखना पड़ेगा। रेखा, जो अपने भाई की बातों में आ चुकी थी, बिना सोचे समझे अपने घर और बाकी संपत्ति के
कागजात पर साइन कर देती है। इस तरह से सुरेश और कविता ने रेखा और रमन की पूरी संपत्ति अपने नाम करवा ली। रेखा को इसका एहसास तब हुआ जब बैंक से उसे नोटिस मिला कि अब उसके नाम पर कोई संपत्ति नहीं बची है और बिजनेस भी अब सुरेश और कविता के नाम हो चुका है। रेखा और रमन दोनों स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके साथ ऐसा धोखा हुआ है। जब रेखा ने सुरेश से इस बारे में बात की तो सुरेश का असली चेहरा सामने आ गया। सुरेश और कविता ने रेखा को साफ साफ कह दिया कि अब वह सब कुछ उनका है और रेखा और रमन के पास अब कुछ भी नहीं बचा है। सुरेश ने कहा, बहन, तुमने खुद ही अपने सारे कागजात पर साइन कर दिए थे, अब इसमें हमारी क्या गलती है। रेखा और रमन को अब समझ में आ गया था कि वे कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं। वे अपने ही भाई भाभी के धोखे का शिकार हो चुके थे। जब रेखा ने गुस्से में सुरेश से बहस की तो सुरेश और कविता ने उसे गाली गलौज करते हुए घर से बाहर निकालने की धमकी दी। रेखा और रमन ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन सुरेश और कविता ने उन्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अब रेखा और रमन खुद को सड़क पर पाते हैं। उनके पास ना तो कोई घर बचा है और ना ही कोई पैसा। रेखा और रमन के पास अब ना तो कोई घर था और ना कोई सहारा। वे दोनों सोचने लगे कि अब आगे क्या होगा। रेखा और रमन को अब अपने जीवन की असलियत का सामना करना पड़ा। उनके पास कोई सहारा नहीं बचा था और अब उन्हें यह समझ में आ गया था कि उन्होंने जिन रिश्तों के साथ खिलवाड़ किया था वे रिश्ते अब उनके लिए बर्बादी का कारण बन गए थे। अपने भाई और भाभी द्वारा घर और बिजनेस से निकाले जाने के बाद रेखा और रमन पूरी तरह से असहाय हो गए थे। उनकी जिंदगी अब एक बड़े संकट में थी और उन्हें रोजी रोटी के लिए दर दर भटकना पड़ा। रेखा और रमन जो कभी अपने जीवन में ऐशो आराम और समृद्धि के मालिक थे, अब सड़क पर थे। उनके पास ना कोई घर बचा था, ना पैसे और ना कोई सहारा। सुरेश और कविता ने उनसे धोखे से सब कुछ छीन लिया था। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था, जीविका कैसे चलाएं, कहाँ जाएं, क्या करें। शुरुआती कुछ दिनों तक रेखा और रमन बेहद सदमे में थे। वे कुछ दिनों तक इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे कि उनके अपने ही भाई और भाभी ने उन्हें घर से निकाल दिया। उनके पास अब खाने को कुछ भी नहीं था। कभी जो लोग दूसरों को नौकर रखते थे, वे आज खुद भूखे पेट सोने को मजबूर थे। पहले कुछ दिन उन्होंने किसी तरह उधार लेकर गुजारे, लेकिन जल्द ही वह भी खत्म हो गया। रमन ने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन कोई उसे काम पर रखने को तैयार नहीं था। रेखा भी बहुत दुखी थी, लेकिन वह अब भी अपनी किस्मत को कोस रही थी। समझ नहीं पा रही थी कि उसकी जिंदगी इस कदर क्यों बर्बाद हो गई। निराशा से घिरने के बाद रेखा और रमन ने ठान लिया कि अब वे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे। उन्हें अपने लिए कुछ करना होगा। अगले ही दिन से दोनों ने शहर भर में नौकरी की तलाश शुरू कर दी। वे सुबह सुबह उठकर अलग अलग कंपनियों और दुकानों में जाते, लेकिन हर जगह उन्हें निराशा ही हाथ लगती। जब भी वे किसी दुकान या कंपनी में जाते तो मालिक उन्हें देखकर तुरंत मना कर देता। रमन का आत्मविश्वास भी धीरे धीरे टूटने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी किस्मत इस तरह क्यों बदल गई है। पहले जहां लोग उसके आगे पीछे रहते थे, अब कोई उसकी मदद को भी तैयार नहीं था। निराश होकर रमन और रेखा ने अपने पुराने दोस्तों से मदद मांगने की सोची। रमन का एक दोस्त जो कभी उसके साथ बिजनेस करता था, अब एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा था। रमन को उम्मीद थी कि शायद वह उसकी मदद कर सके। वह अपने दोस्त के घर गया, लेकिन दोस्त ने उसकी हालत देखकर बहाना बनाते हुए कहा, मुझे बहुत अफसोस है रमन, लेकिन इस समय मेरी खुद की हालत भी ठीक नहीं है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। रेखा ने भी अपनी एक पुरानी सहेली के पास जाकर मदद मांगी, लेकिन उसे भी वहां से निराशा ही मिली। उसकी सहेली ने कहा,
रेखा मुझे माफ़ करना, लेकिन अब मेरी खुद की ज़िंदगी में बहुत समस्याएं हैं। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। दोनों पति पत्नी के लिए यह सब बेहद अपमानजनक था। पहले जो लोग उन्हें सम्मान की नज़रों से देखते थे, अब वही लोग उनकी मदद करने से मना कर रहे थे। यह अनुभव उनके लिए एक बड़ी सीख थी कि जब वक्त बदलता है तो रिश्तों का असली चेहरा सामने आता है। जब कहीं से कोई मदद नहीं मिली तो रमन और रेखा ने छोटे मोटे काम करने का सोचा। रमन ने एक चाय की दुकान पर काम करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी उसे ज़्यादा देर तक टिकने नहीं दिया गया। रेखा ने कुछ घरों में बर्तन मांजने का काम ढूंढा, लेकिन उसकी पुरानी ऐशो आराम वाली जिंदगी उसे इस काम को करने से रोक रही थी। वह हर बार काम छोड़ देती, यह सोचकर कि वह कभी ऐसे काम नहीं कर सकती। हालांकि समय और परिस्थिति ने उन्हें सिखा दिया था कि अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। दोनों ने धीरे धीरे छोटे छोटे काम करने शुरू किए। रमन ने एक दिन एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में सामान लादने का काम किया, तो कभी किसी की दुकान पर सेल्समैन का काम किया। वहीं रेखा भी घर घर जाकर कपड़े प्रेस करने का काम करने लगी। हालांकि ये छोटे मोटे काम उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए नाकाफ़ी थे। वे दिन भर मेहनत करते, लेकिन जितना कमाते उससे सिर्फ एक वक्त का खाना ही आ पाता था। घर का किराया और बाकी खर्चों के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचता था। इतने संघर्षों के बावजूद रमन और रेखा ने हार नहीं मानी। वे हर दिन एक नई उम्मीद के साथ निकलते थे कि शायद आज उन्हें कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। एक दिन रमन ने शहर के एक बड़े बिजनेसमैन के बारे में सुना। मोहनलाल जी उस कंपनी के मैनेजर थे और रमन ने सोचा कि अगर उसे मोहनलाल जी के यहाँ कोई नौकरी मिल जाए तो शायद उनकी ज़िंदगी फिर से पटरी पर आ सके। रमन ने बिना देरी किए मोहनलाल जी की कंपनी के ऑफिस में जाकर नौकरी के लिए आवेदन दिया। वहाँ के रिसेप्शनिस्ट ने उसे एक छोटा सा फॉर्म भरने के लिए दिया और कहा कि वह अगले हफ्ते इंटरव्यू के लिए आ जाए। रमन को कुछ उम्मीद जागी, लेकिन वह जानता था कि यह नौकरी पाना आसान नहीं होगा। जब इंटरव्यू का दिन आया, रमन बेहद घबराया हुआ था। उसने अपनी पुरानी पोशाक पहनी, जो अब काफ़ी पुरानी और मैली हो चुकी थी। उसके पास नए कपड़े खरीदने के पैसे भी नहीं थे। फिर भी वह हिम्मत जुटाकर मोहनलाल जी के ऑफिस पहुंचा। ऑफिस में पहुंचकर रमन ने देखा कि वहां और भी कई लोग नौकरी के लिए इंतजार कर रहे थे। सभी लोग अच्छे कपड़ों में और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। रमन को खुद पर थोड़ी शर्म आई, लेकिन उसने हार मानने का इरादा नहीं किया। उसने सोचा कि अगर वह यहाँ से खाली हाथ लौटा तो उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचेगा। जब रमन का नंबर आया तो वह धीरे धीरे ऑफिस के अंदर गया। सामने मोहनलाल जी बैठे थे, जो अपनी कुर्सी पर आराम से बैठे थे और कुछ फाइलें देख रहे थे। रमन ने उनके सामने जाकर नमस्ते की और बैठने की अनुमति मांगी। मोहनलाल जी ने उसकी ओर एक नज़र डाली और कहा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ किस लिए आए हो? रमन ने कांपते हुए जवाब दिया, मेरा नाम रमन है सर, मैं यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ। मोहनलाल जी ने रमन से कुछ सवाल किए, जैसे उसकी पिछली नौकरी क्या थी, वह कहाँ से आया है और उसके पास क्या स्किल्स हैं। रमन ने ईमानदारी से सारी बातें बताईं। उसने यह भी बताया कि कैसे वह एक समय पर खुद का बिजनेस चलाता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं और वह किसी भी नौकरी के लिए तैयार है। मोहनलाल जी ने उसकी बातें ध्यान से सुनी। वे रमन की स्थिति समझ रहे थे और उन्हें रमन की मेहनत और ईमानदारी में सच्चाई दिखाई दी। हालांकि रमन के पास ज़्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन मोहनलाल जी ने सोचा कि उसे एक मौका दिया जा सकता है। मोहनलाल जी ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, ठीक है रमन, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में एक छोटी सी नौकरी दे सकता हूँ। तुम्हें ऑफिस में सामान लाने ले जाने और सफाई का काम करना होगा। यह काम बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन तुम्हें इससे शुरुआत करनी होगी।
अगर तुम मेहनत से काम करोगे तो आगे चलकर और भी मौके मिल सकते हैं। क्या तुम तैयार हो? रमन ने तुरंत हाँ कर दी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि नौकरी कितनी छोटी है, उसे बस एक मौका चाहिए था। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई थी। अगले ही दिन से रमन ने मोहनलाल जी की कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। वह पूरे मन से काम करता था, चाहे वह सामान उठाने का हो या ऑफिस की सफाई का। रमन अब पहले की तरह आलसी नहीं था। उसे पता था कि यह नौकरी उसकी जिंदगी को फिर से पटरी पर ला सकती है। जो कंपनी के मुख्य मालिक हैं अपनी व्यस्त बिजनेस मीटिंग से लौटते हैं, जो शहर के सबसे प्रतिष्ठित और सफल बिजनेसमैन माने जाते हैं, हाल ही में एक महत्वपूर्ण बिजनेस मीटिंग से वापस लौटे थे। यह मीटिंग उनके करियर की सबसे बड़ी डील में से एक थी और उन्होंने इसे बेहद सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। इस मीटिंग के बाद वे बेहद प्रसन्न थे और उन्होंने फैसला किया कि वे अपने बच्चे का जन्मदिन इस बार पूरे धूमधाम से मनाएंगे। उनके घर पर पहले से ही तैयारी शुरू हो चुकी थी। उनका घर शहर का सबसे भव्य और आलीशान घरों में से एक था। हर साल की तरह इस बार भी वे अपने सभी करीबी दोस्तों, परिवार वालों और कंपनी के कर्मचारियों को इस खास अवसर पर बुलाने वाले थे। उनका घर शहर के बीचों बीच था, जहां एक भव्य बगीचा, स्विमिंग पूल और आलीशान हॉल था। उनकी पत्नी पहले से ही जन्मदिन की तैयारी में जुट गई थीं। उन्होंने पूरे घर को रंग बिरंगे फूलों और गुब्बारों से सजाने की जिम्मेदारी एक बड़े डेकोर टीम को दे दी थी। इस बार का थीम फेरी टेल था, क्योंकि उनका बेटा आयान फेरी टेल्स का बहुत बड़ा फैन था। उनकी पत्नी ने बड़े बड़े केक डिजाइनर से एक शानदार केक बनवाया था, जिसमें आयान के पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर बने हुए थे। घर के हर कोने को इस थीम के अनुसार सजाया जा रहा था। आयान के लिए नए कपड़े भी खास तौर पर मंगवाए गए थे, ताकि वह इस पार्टी में एक छोटे राजकुमार की तरह दिखे। कंपनी के मालिक ने इस बार एक नया फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि इस बार वे न सिर्फ अपने खास मेहमानों को बल्कि कंपनी के सभी कर्मचारियों को भी आमंत्रित करेंगे। वे चाहते थे कि उनके कर्मचारी भी उनके परिवार की इस खुशी में शामिल हों, क्योंकि वे मानते थे कि उनकी सफलता के पीछे उनके कर्मचारियों का भी बड़ा योगदान है। सभी कर्मचारियों के लिए निमंत्रण कार्ड तैयार किए गए और कंपनी के प्रबंधक को यह जिम्मेदारी दी गई कि वह हर कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से यह निमंत्रण सौंपे। जब रमन को यह निमंत्रण मिला तो वह बहुत हैरान था। वह सोच भी नहीं सकता था कि इतने बड़े आदमी के घर उसे आमंत्रित किया जाएगा। रेखा भी यह सुनकर बहुत खुश हुई, क्योंकि यह उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका था कि वे कंपनी के मालिक और उनके परिवार के करीब आ सकें। जन्मदिन की पार्टी के लिए रमन और रेखा ने भी खास तैयारियां की। रमन ने अपनी बचत से एक नया सूट खरीदा, जबकि रेखा ने एक साड़ी ली जो काफी दिनों से वह लेना चाह रही थी। दोनों इस मौके को किसी भी तरह से खोना नहीं चाहते थे। रमन के मन में यह बात थी कि शायद इस अवसर पर उन्हें आगे बढ़ने का कोई नया मौका मिल सकता है। रेखा भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी कि वह पार्टी में अच्छे से पेश आए, ताकि कंपनी के मालिक और मालकिन की नज़र में उनका मान सम्मान बढ़े। दोनों के लिए यह मौका सिर्फ एक पार्टी नहीं, बल्कि अपने भविष्य की दिशा बदलने का अवसर था। आखिरकार वह दिन आ गया जब मालिक के बेटे आयान का जन्मदिन मनाया जाना था। पूरा घर रोशनी और सजावट से चमक रहा था। बाहर एक बड़ा गार्डन था, जहां खाने पीने के अलग अलग स्टॉल लगे थे। हर मेहमान के स्वागत के लिए खास इंतजाम किए गए थे। शाम को मेहमान आना शुरू हो गए। आज कंपनी के मालिक के चेहरे पर खुशी और गर्व झलक रहा था, क्योंकि यह पार्टी उनके बेटे के जन्मदिन के साथ साथ उनके बिजनेस की सफलता का भी जश्न थी। रमन और रेखा जब वहां पहुंचे तो वे इस भव्यता को देखकर स्तब्ध रह गए। वे सोच भी नहीं सकते थे कि किसी के घर में इतनी शान शौकत हो सकती है।
वे थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को सहज करने की कोशिश की। पार्टी के बीच में कंपनी के मालिक ने सभी मेहमानों को संबोधित करने का फैसला किया। उन्होंने एक मंच पर जाकर माइक लिया और सभी को धन्यवाद दिया। अपने भाषण में उन्होंने खास तौर से अपने कर्मचारियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, मैं आज यहाँ जो कुछ भी हूँ वह मेरे कर्मचारियों की मेहनत और ईमानदारी की वजह से है। मेरे लिए यह जरूरी है कि मैं अपने परिवार की खुशी में उन्हें भी शामिल करूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे इस परिवार का हिस्सा हैं। रमन ने जैसे ही अपनी कंपनी के मालिक का भाषण सुना और उनकी तरफ गौर से देखा तो वह उनकी शक्ल देखकर दंग रह गया और वह मन ही मन बोला, नहीं, यह कंपनी के मालिक नहीं हो सकते। वह बार बार उनकी तरफ गौर से देखे जा रहा था और पास पड़ी एक चेयर पर धम से बैठ जाता है और अपने अतीत में खो जाता है। अमन और रमन एक छोटे से शहर के समृद्ध परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनका परिवार बरसों से उसी शहर में बसा हुआ था और अपने ईमानदार स्वभाव और मेहनती जीवन शैली के कारण समाज में उनका मान सम्मान था। उनके पिता शंकरलाल जी एक जिम्मेदार और कर्मठ व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी मेहनत से परिवार को समृद्धि की ओर बढ़ाया। वे एक छोटी सी दुकान चलाते थे, जिसे उन्होंने समय के साथ बड़ा किया और अब एक अच्छी खासी आय का स्रोत बन गया था। अमन परिवार का बड़ा बेटा हमेशा से अपने माता पिता के पद चिन्हों पर चलने वाला और बेहद सुलझा हुआ इंसान था। वह अपने माता पिता का आदर करता और उनके हर निर्देश को ध्यान से सुनता। पढ़ाई में भी वह बहुत अच्छा था और बहुत ही होशियार था और पिता के व्यापार में भी वह छोटे से ही हाथ बटाने लगा था, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो गई थी। उसे व्यापार की बहुत अच्छी समझ थी। व्यापार की छोटी छोटी बातों को भी वह बहुत अच्छे से समझता था। अमन का स्वभाव शांत और संयमी था। वह जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेता था, बल्कि हर बात को समझकर निर्णय लेता था। उसकी यही आदत उसे अपने परिवार में सबका प्रिय बनाती थी। वहीं रमन छोटा बेटा थोड़ा चंचल और महत्वाकांक्षी था। उसे बचपन से ही अपने बड़े भाई की तुलना में अधिक सुविधाएं मिली थीं और शायद इसी कारण उसकी सोच थोड़ी अलग हो गई थी। वह हमेशा सोचता कि अगर उसके पास और अधिक संसाधन होते तो वह और भी बड़ी सफलता हासिल कर सकता था। रमन का मानना था कि उसे कम आंका जाता है और उसे वह मान सम्मान नहीं मिलता जो उसके बड़े भाई को मिलता है। जब अमन की उम्र विवाह के योग्य हुई तो शंकरलाल जी और उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी जी ने उसके लिए एक संस्कारी और सुशील लड़की की तलाश शुरू की। कुछ ही समय में उन्हें सुमन का रिश्ता मिला। सुमन का परिवार बहुत साधारण था, लेकिन उनकी बेटी बेहद समझदार और परिवार का सम्मान करने वाली थी। अमन और सुमन की शादी बड़े धूमधाम से हुई और सुमन ने घर में कदम रखते ही अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लिया। सुमन का स्वभाव बहुत ही मिलनसार था। वह अमन के माता पिता का आदर करती और घर के सारे कामों में हाथ बटाती। लक्ष्मी देवी जी को भी सुमन का साथ बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि सुमन ने घर की जिम्मेदारियों को बिना किसी शिकायत के संभाल लिया था। समय बीतने के साथ अमन और सुमन का रिश्ता और भी मजबूत होता गया। वे एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे और एक दूसरे का सम्मान करते थे। कुछ समय बाद रमन की भी शादी की बात शुरू हुई। रमन के लिए एक अच्छा रिश्ता तलाशा गया और उसे रेखा नाम की एक तेज तर्रार और आधुनिक सोच वाली लड़की पसंद आई। रेखा का परिवार भी साधारण था, लेकिन रेखा की सोच थोड़ी भिन्न थी। उसे जिंदगी में बड़े सपने देखने की आदत थी और वह किसी भी कीमत पर उन सपनों को हासिल करना चाहती थी। रमन को रेखा का यही आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा पसंद आई। शादी के बाद रेखा ने घर में कदम रखा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। रेखा ने भी सुमन की तरह घर के कामों में हाथ बटाना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे उसका
असली स्वभाव सामने आने लगा। रेखा को इस बात से जलन होने लगी कि घर में सुमन का आदर और सम्मान उससे ज़्यादा है। उसे लगता था कि वह ज़्यादा योग्य और समझदार है, फिर भी सब लोग सुमन को ज़्यादा महत्व देते हैं। समय बीतता गया और रेखा की यह जलन बढ़ती गई। उसे यह भी लगने लगा कि अमन को घर के व्यापार और संपत्ति में ज़्यादा हिस्सा मिल रहा है, जबकि रमन को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा। रेखा ने रमन के कान भरने शुरू कर दिए। वह रमन को बार बार यह कहती कि अमन और सुमन जानबूझकर घर की संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं और रमन को उसका हक नहीं मिल रहा। रमन जो पहले से ही अपने बड़े भाई के सामने कम महसूस करता था, अब रेखा की बातों में आ गया। उसे भी लगने लगा कि शायद वह सही कह रही है। रमन का व्यवहार अब अमन और सुमन के प्रति बदलने लगा। वह अब उनके साथ पहले की तरह घुल मिल कर नहीं रहता था। अक्सर वह छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगा और परिवार में तनाव बढ़ने लगा। अमन और सुमन को इस बदलाव का एहसास हो रहा था, लेकिन उन्होंने धैर्य से काम लिया। वे जानते थे कि रमन और रेखा का व्यवहार बदल रहा है, लेकिन वे परिवार को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अमन ने कई बार रमन से बात करने की कोशिश की, लेकिन रमन हर बार किसी न किसी बहाने से टाल देता था। सुमन भी लक्ष्मी देवी जी से बात करके इस तनाव को खत्म करने की कोशिश करती, लेकिन रेखा ने सास ससुर के दिलों में भी अपने प्रति सहानुभूति पैदा कर ली थी। लक्ष्मी देवी जी और शंकर लाल जी भी अब रेखा की बातों में आकर अमन और सुमन पर शक करने लगे थे। उन्हें लगता था कि शायद उनके छोटे बेटे के साथ अन्याय हो रहा है। यह परिवार के लिए एक कठिन समय था, क्योंकि जिस घर में पहले प्रेम और स्नेह था, अब वहाँ शक और अविश्वास का माहौल बनता जा रहा था। अब रेखा ने घर और जमीन पर पूरी तरह से कब्जा करने की योजना बनाई। उसने रमन को पूरी तरह से अपने प्रभाव में ले लिया था और उसे समझाने लगी कि अगर वे जल्दी कुछ नहीं करेंगे तो अमन और सुमन सारी संपत्ति हड़प लेंगे। रेखा की चालाकी का असर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि अब रमन पूरी तरह से अपने बड़े भाई के खिलाफ हो गया था। रेखा की योजना थी कि वह सास ससुर को पूरी तरह से अपने पक्ष में कर ले और फिर उन्हें अमन और सुमन को घर से बाहर करने के लिए मजबूर करे। उसने शंकर लाल जी और लक्ष्मी देवी जी से बार बार यह कहा कि अगर वे अब कदम नहीं उठाएंगे तो बाद में पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। रेखा की चालाकी अब खुलकर सामने आने लगी थी। उसने धीरे धीरे घर के हर सदस्य के दिमाग में अपने बीज बो दिए थे। वह बहुत सोच समझकर बात करती थी, ताकि उसकी हर बात सास ससुर के दिलों में गहराई से बैठ जाए। शंकर लाल जी और लक्ष्मी देवी जी, जो पहले अमन और सुमन पर पूरा भरोसा करते थे, अब रेखा की बातों में आकर उनकी नीयत पर शक करने लगे थे। रेखा का मानना था कि अगर सास ससुर अमन और सुमन के खिलाफ हो जाते हैं तो उनके लिए घर और संपत्ति पर कब्जा करना बहुत आसान हो जाएगा। रेखा ने पहले लक्ष्मी देवी जी से शुरू किया। वह सास के पास जाकर धीरे धीरे बात करती, कभी सीधे कुछ नहीं कहती, लेकिन बातों बातों में इस तरह संकेत देती कि सुमन उन्हें धोखा दे रही है। माँ जी, मैंने कुछ दिनों से सुमन भाभी को देखा है, लगता है जैसे वो हमसे कुछ छिपा रही है। रेखा ने एक दिन कहा जब वे रसोई में साथ बैठी थी। लक्ष्मी देवी ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब है तेरा? सुमन तो हमेशा घर का ख्याल रखती है। जी माँ, मैं जानती हूँ कि आप सुमन भाभी को कितना मानती हैं, लेकिन मैंने सुना है कि वो अमन भैया से अलग घर लेने की बात कर रही थी। शायद वो अब यहाँ रहना नहीं चाहती। रेखा ने बड़ी मासूमियत से कहा, मानो वह सिर्फ परिवार की भलाई चाहती हो। लक्ष्मी देवी जी के दिल में शक पैदा होने लगा। हालांकि उन्हें सुमन पर पहले कभी शक नहीं हुआ था, लेकिन रेखा की बातों का असर धीरे धीरे उन पर होने लगा।
वे सोचने लगी कि अगर सुमन सच में ऐसा कुछ सोच रही है तो उन्हें इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। रेखा ने रमन के कान पहले ही भर दिए थे। वह अब पूरी तरह से रेखा की बातों पर विश्वास करने लगा था। उसने अपने बड़े भाई अमन के प्रति अपना स्नेह खो दिया था और उसे लगने लगा था कि अमन जानबूझकर उसे उसके हिस्से से वंचित कर रहा है। भैया को देखो, सब कुछ उनके नाम हो रहा है। मैं भी तो इस घर का बेटा हूँ, मेरा क्या? क्यों मैं हमेशा उनके नीचे रहूं? रमन ने एक दिन रेखा से कहा। रेखा ने उसे भड़काते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो रमन, तुम्हें अपना हक मिलना चाहिए। अब समय आ गया है हम भी अपने लिए कुछ करें। अगर हम इसी तरह चुप बैठे रहे तो सारा घर और संपत्ति भैया और भाभी के नाम हो जाएगी। रमन के मन में अब अपने भाई के प्रति ईर्ष्या और गुस्सा भर गया था। वह पूरी तरह से रेखा की चाल में फंस चुका था और अब उसे ही सही मानने लगा था। वह सोचता था कि रेखा उसके हित की ही बात कर रही है और अमन ने उसे धोखा दिया है। रेखा की योजना सफल हो रही थी। उसने शंकर लाल जी को भी धीरे धीरे अपने पक्ष में कर लिया। पिताजी, मैंने सुना है कि भैया ने कुछ नया कारोबार शुरू किया है। क्या उन्होंने आपसे इस बारे में बात की? रेखा ने एक दिन बात छेड़ी। शंकर लाल जी को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर उन्होंने कहा, नहीं, अमन ने तो मुझसे कुछ नहीं कहा, वह अपना काम खुद देखता है। रेखा ने बड़ी चालाकी से जवाब दिया, हाँ पिताजी, लेकिन शायद अब वह आपसे सलाह नहीं लेते क्योंकि वह समझते हैं कि उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं। हो सकता है वह कुछ अलग करने की सोच रहे हों। इस तरह की बातें सुनकर शंकर लाल जी का मन भी बदलने लगा। उन्हें लगा कि अमन अब बड़ा हो गया है और शायद वह अपने परिवार से अलग होना चाहता है। उनके मन में भी अमन के प्रति संदेह पनपने लगा। अब रेखा ने अपने अंतिम कदम की तैयारी की। उसने सास ससुर के मन में अमन और सुमन के प्रति इतना शक भर दिया था कि अब वे खुद ही उन पर आरोप लगाने लगे थे। अमन, हमें तुमसे कुछ बात करनी है, शंकर लाल जी ने एक दिन गंभीर स्वर में कहा। अमन, जो हमेशा अपने पिता का आदर करता था, तुरंत उनके पास आया और बोला, जी पिताजी, क्या बात है? तुम्हें लगता है कि तुम अब इस घर के मालिक हो? तुम्हें लगता है कि हम बूढ़े हो गए हैं और तुम्हें हमसे कुछ कहने की जरूरत नहीं? शंकर लाल जी ने सख्ती से पूछा। अमन को यह सुनकर गहरा धक्का लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके माता पिता उस पर ऐसा आरोप लगाएंगे। नहीं पिताजी, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। मैं हमेशा आपके निर्देश पर ही चलता हूँ, अमन ने शांत स्वभाव में जवाब दिया। लेकिन शंकर लाल जी अब रेखा की बातों से इतने प्रभावित हो चुके थे कि उन्होंने अमन की बातों पर विश्वास नहीं किया। तुम्हारे और सुमन के बारे में हमने जो सुना है वह सही है। तुम लोग अब इस घर से अलग होना चाहते हो, लक्ष्मी देवी जी ने भी कड़वे स्वर में कहा। सुमन, जो अब तक चुपचाप सुन रही थी, उसने कहा, माँ, हमने ऐसा कभी नहीं सोचा। हम हमेशा आपका सम्मान करते हैं और कभी भी अलग होने की बात नहीं की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रेखा की चालें इतनी गहरी हो गई थी कि सास ससुर अब अमन और सुमन की बातों पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे। रेखा की योजना अब पूरी तरह से सफल हो चुकी थी। सास ससुर ने अमन और सुमन को घर छोड़ने का आदेश दे दिया। अगर तुम लोग हमारे साथ नहीं रहना चाहते तो बेहतर है कि तुम अलग हो जाओ। यह घर अब सिर्फ रमन और रेखा का है, शंकर लाल जी ने कठोरता से कहा। अमन और सुमन को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन वे अपने माता पिता का अनादर नहीं करना चाहते थे। अगर यही आपकी इच्छा है तो हम इसे मानेंगे, अमन ने आंखों में आंसू भरकर कहा। सुमन ने भी भारी मन से घर छोड़ने का निर्णय लिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस परिवार को उसने अपनी जान से भी ज़्यादा चाहा, उसी से उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। अमन और सुमन ने घर छोड़ दिया और एक छोटे से किराए के मकान में अपनी नई जिंदगी शुरू की।
उनके पास बहुत कम सामान था, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास और प्रेम था। हमने हमेशा सही किया सुमन, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी यह सब हुआ, अमन ने एक रात सुमन से कहा। सुमन ने उसका हाथ थामते हुए कहा, हमने जो किया उसमें कोई गलती नहीं थी, शायद यह भगवान की मर्जी थी, हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। रेखा ने अपनी योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पूरा कर लिया था। उसने अमन और सुमन को घर से बाहर निकाल दिया था और अब वह अपने अगले कदम की तैयारी में थी। अब उसे केवल सास ससुर को अपने जाल में फंसाकर संपत्ति अपने नाम करवानी थी। इसके लिए उसने रमन को पूरी तरह से अपने पक्ष में कर लिया था और अब उसका पूरा ध्यान शंकर लाल जी और लक्ष्मी देवी जी पर था। रेखा का स्वभाव अब खुलकर सामने आने लगा था। पहले जहां वह सास ससुर के सामने मीठी मीठी बातें करती थी, अब वह धीरे धीरे उन्हें नज़रअंदाज करने लगी। छोटी छोटी बातों पर वह उनसे चिढ़ने लगी और बात बात पर अपमानित करने लगी। रेखा का सबसे पहला निशाना लक्ष्मी देवी जी बनी। वह जानती थी कि घर में सबसे कमज़ोर कड़ी वही है और अगर वह उन्हें तोड़ पाती है तो शंकर लाल जी भी उसके खिलाफ खड़े नहीं हो पाएंगे। एक दिन जब लक्ष्मी देवी जी ने रसोई में कुछ खाना बनाने में मदद की, रेखा ने तुरंत ताने मारने शुरू कर दिए। माँ जी, आपसे अब यह सब नहीं होता, आप आराम से बैठा कीजिए, मुझे ही सब संभालने दीजिए। वैसे भी अब आपके समय का रिवाज पुराना हो चुका है। लक्ष्मी देवी जी ने यह सुनकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी बहू, जिसे उन्होंने इतने प्यार से अपनाया था, अब इस तरह से उनका अनादर करेगी। धीरे धीरे रेखा ने उन्हें हर बात पर ताने मारने शुरू कर दिए। अगर कोई चीज़ रसोई में ठीक से ना हो तो वह लक्ष्मी देवी जी को दोष देती। माँ जी, आपको अब यह सब नहीं करना चाहिए, आपसे काम ठीक से नहीं होता। लक्ष्मी देवी जी ने कई बार समझाने की कोशिश की, बेटी मैं तो सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन रेखा का जवाब हमेशा कठोर होता, अगर आपको सही से करना नहीं आता तो रहने दीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। रेखा के स्वभाव में आए इस बदलाव का असर अब शंकर लाल जी पर भी दिखने लगा था। वह अक्सर उन्हें भी नज़रअंदाज करने लगी थी। एक दिन जब शंकर लाल जी ने कुछ घरेलू खर्चों के बारे में रमन से बात की तो रेखा ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा, पिताजी, अब यह सब आप मत देखा कीजिए, अब हम सब संभाल लेंगे, आपको अब इन छोटी छोटी चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शंकर लाल जी ने सोचा कि शायद रेखा उनकी मदद करना चाहती है, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन समय के साथ रेखा का व्यवहार और भी सख्त होता गया। वह बात बात पर शंकर लाल जी का अपमान करने लगी। जब भी वह कुछ पूछते तो वह सीधे जवाब देने के बजाय उन्हें नज़रअंदाज कर देती। पिताजी, आपसे यह सब समझना अब मुश्किल है, अब समय बदल गया है, हमें नए तरीके से काम करना पड़ता है। रेखा ने एक बार उन्हें जवाब दिया जब उन्होंने व्यापार के बारे में सलाह देनी चाही। शंकर लाल जी को यह बात बुरी लगी, लेकिन वह भी कुछ नहीं कह पाए। उन्हें महसूस होने लगा था कि अब घर में उनकी बातों का कोई महत्व नहीं रहा। उन्हें ऐसा लगने लगा कि जैसे वह घर में अनचाहे हो गए हैं। रेखा का असली मकसद घर और संपत्ति पर कब्जा करना था और इसके लिए उसने सास ससुर को पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया था। उसने शंकर लाल जी और लक्ष्मी देवी जी को धीरे धीरे इस बात के लिए तैयार किया कि वह और रमन अब घर और संपत्ति की देखरेख करेंगे, क्योंकि अब वे बूढ़े हो चुके हैं। पिताजी, आप दोनों ने बहुत मेहनत की है, अब आप आराम कीजिए, सारी संपत्ति अब रमन और मेरे नाम कर दीजिए ताकि हम ठीक से देखभाल कर सकें। आप बस आराम से रहिए, रेखा ने मीठे शब्दों में कहा। शंकर लाल जी और लक्ष्मी देवी जी, जो अब
खुद को कमजोर और बेबस महसूस कर रहे थे, इस बात के लिए राजी हो गए। उन्होंने सोचा कि शायद अब रेखा और रमन को ही यह सब देखना चाहिए। रेखा ने इस मौके का फायदा उठाया और सारा घर और संपत्ति अपने और रमन के नाम करवा ली। जैसे ही संपत्ति का काम खत्म हुआ, रेखा का असली रंग पूरी तरह से सामने आ गया। अब वह शंकर लाल जी और लक्ष्मी देवी जी का खुलकर अनादर करने लगी। वह छोटी छोटी बातों पर उन्हें डांटने लगी। आप लोगों को अब कोई हक नहीं है हमारे घर में दखल देने का। यह घर अब हमारा है। आप लोग सिर्फ नाम के लिए यहाँ रह रहे हैं। लक्ष्मी देवी जी को यह सुनकर गहरा धक्का लगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रेखा, जिसे उन्होंने अपनी बेटी की तरह माना, एक दिन इस तरह से उनका अपमान करेगी। अब वह अपने सास ससुर को खाने के लिए भी सताने लगी। उसका सीधा मकसद था कि वह अपने सास ससुर को भी घर से निकलवा दे। शंकर लाल जी भी बहुत दुखी हुए, लेकिन अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था। रेखा का अत्याचार यही नहीं रुका। एक बार जब पूरा दिन रेखा ने अपने सास ससुर को खाना नहीं दिया, तो जब शंकर लाल जी और लक्ष्मी देवी जी ने इस बात पर हल्की सी आपत्ति जताई, तो रेखा ने गुस्से में आकर उन्हें घर से बाहर निकालने का फैसला कर लिया। अब आप लोगों की हमें कोई ज़रूरत नहीं। यह घर अब हमारा है और हमें आप लोगों का बोझ नहीं उठाना, रेखा ने कठोर स्वर में कहा। शंकर लाल जी और लक्ष्मी देवी जी ने यह सुनकर खुद को पूरी तरह असहाय महसूस किया। रेखा, हम तो तुम्हारे माता पिता की तरह हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? लक्ष्मी देवी जी ने रोते हुए कहा। लेकिन रेखा ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। बेटा, हम लोगों को घर से मत निकालो। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं। हम लोगों की इतनी उम्र भी नहीं है कि हम बाहर जाकर कुछ कमा सकें। हमारे साथ बेटा ऐसा मत करो। आज शंकर लाल जी और लक्ष्मी देवी जी हाथ जोड़कर अपने बेटे बहू के आगे रहम की भीख मांग रहे थे, लेकिन उनके बेटे बहू को उनके ऊपर तरस ही नहीं आ रहा था। उनकी बहू चिल्लाते हुए बोलती है, बस बहुत हो गया आप दोनों लोगों की नौटंकी। यह पड़ा है आपका सामान और अब यहाँ से चलते बनिए। अब आप दोनों को हम अब एक मिनट के लिए भी नहीं झेल सकते। और शंकर लाल जी और लक्ष्मी देवी जी के मुंह पर भड़ाक से दरवाजा बंद कर देती है। रमन, जो अब पूरी तरह से रेखा के प्रभाव में था, कुछ नहीं बोला। उसने भी अपने माता पिता का साथ देने की बजाय रेखा का समर्थन किया। अंत में शंकर लाल जी और लक्ष्मी देवी जी को मजबूरी में घर छोड़ना पड़ा। वे अपने ही बेटे और बहू द्वारा बेइज्जत होकर घर से बाहर निकल गए। घर से बाहर निकलने के बाद शंकर लाल जी और लक्ष्मी देवी जी को बेहद कठिनाई का सामना करना पड़ा। उनके पास कोई ठिकाना नहीं था और उनके अपने बेटे बहू ने उन्हें इस तरह से बाहर निकाल दिया था। हमने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन अंत में हमारे साथ ऐसा होगा यह हमने कभी नहीं सोचा था, शंकर लाल जी ने दुखी स्वर में कहा। लक्ष्मी देवी जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रेखा, जिसे उन्होंने हमेशा अपनी बेटी माना, एक दिन इस हद तक गिर जाएगी। रेखा द्वारा घर से निकाल दिए जाने के बाद शंकर लाल जी और लक्ष्मी देवी जी की हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। उन्हें अब अपने ही बच्चों द्वारा ठुकराए जाने की पीड़ा सहन करनी पड़ रही थी। ना तो उनके पास रहने का कोई ठिकाना था और ना ही खाने का कोई साधन। ऐसे में भूख और बेबसी ने उन्हें धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अपनी बची खुची जिंदगी कैसे काटेंगे। कुछ दिन बाद जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो उन्हें भीख मांगने की नौबत आ गई। यह वह स्थिति थी जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शंकर लाल जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मेहनत और ईमानदारी से जिया था, अब भीख मांगने को मजबूर थे। यह उनके आत्मसम्मान को पूरी तरह से कुचलने जैसा था, लेकिन अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। हर दिन वे किसी न किसी
सड़क के किनारे, मंदिर के बाहर या बाजारों में बैठकर लोगों से भीख मांगते। लक्ष्मी देवी जी का शरीर अब और भी कमजोर हो चुका था और शंकर लाल जी की हालत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। ये दोनों बेहद भूखे और थके हुए रहते, लेकिन किसी तरह अपने दिन काटने की कोशिश करते। एक दिन शंकर लाल जी और लक्ष्मी देवी जी भीख मांगते मांगते एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर जा बैठे। यह वही मंदिर था जहां वे पहले अपने बच्चों के साथ पूजा करने आते थे, जब उनके जीवन में शांति और खुशहाली थी। अब वे इसी मंदिर की सीढ़ियों में बैठकर अपनी स्थिति पर सोच रहे थे। मंदिर का वातावरण बहुत शांत था। भक्तगण भगवान के सामने अपनी प्रार्थनाएं कर रहे थे, लेकिन शंकर लाल जी और लक्ष्मी देवी जी की आंखों में सिर्फ आंसू थे। उन्हें अब अपने जीवन का कोई मकसद नहीं दिख रहा था। उनके पास ना घर था, ना खाना, ना ही कोई सहारा। अब वे पूरी तरह से भगवान की शरण में थे। लक्ष्मी देवी जी ने अपने कांपते हाथों से भगवान के सामने हाथ जोड़ते और रोते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कृपया करके हमारी मदद करो। इसी मंदिर में अमन और सुमन हर हफ्ते पूजा करने आया करते थे। वे उस दिन भी मंदिर आए थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस बार उनकी प्रार्थना का उत्तर उन्हें मिलने वाला है। जैसे ही वे मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ने लगे, अमन की नज़र दो बुजुर्गों पर पड़ी जो बेहद दयनीय अवस्था में बैठे हुए थे। उनकी स्थिति देखकर अमन का दिल कांप उठा। उन्हें ध्यान से देखने पर उन्होंने पहचान लिया कि ये कोई और नहीं बल्कि उनके अपने माता पिता थे, शंकर लाल जी और लक्ष्मी देवी जी। अमन और सुमन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके माता पिता, जिन्हें उन्होंने हमेशा आदर और सम्मान के साथ देखा था, अब इस हालत में मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगते हुए बैठे थे। अमन की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने तुरंत अपनी पत्नी सुमन का हाथ पकड़कर कहा, सुमन देखो, यह हमारे माता पिता हैं। भगवान ने हमें इनसे मिलवा दिया। सुमन भी यह देखकर स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। दोनों बिना एक पल गवाए अपने माता पिता के पास पहुँचे। अमन ने अपने पिता के कंधे पर हाथ रखा और कांपती आवाज में कहा, पिताजी, आप यहाँ इस हालत में क्यों हैं? आपने हमें क्यों नहीं बताया? शंकर लाल जी और लक्ष्मी देवी जी ने जैसे ही अपने बेटे और बहू को देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे कुछ बोलने की हालत में नहीं थे। अमन ने अपने पिता को गले से लगा लिया। शंकर लाल जी ने अपनी कांपती आवाज में कहा, बेटा, हमें लगा कि अब हमारे लिए कोई जगह नहीं बची। रेखा और अमन ने हमें घर से निकाल दिया। हमने सोचा कि शायद भगवान ही अब हमारी मदद करेंगे। अमन ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, पिताजी, अब हमारे साथ चलिए। यहाँ हमारा घर है और हमारे दिल में आपके लिए हमेशा जगह रहेगी। आप हमारी जिम्मेदारी है। सुमन ने भी तुरंत कहा, माँ, आपने हमें हमेशा सिखाया है कि परिवार सबसे बड़ा होता है। अब हम आपको इस हाल में नहीं देख सकते। आइए हम आपको अपने साथ घर ले चलते हैं। शंकर लाल जी और लक्ष्मी देवी जी, जो अब तक अपने जीवन से निराश हो चुके थे, अपने बेटे और बहू के इस प्यार को देखकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने सोचा था कि अब उनका जीवन समाप्त हो चुका है, लेकिन भगवान ने उन्हें फिर से उनके बेटे और बहू के रूप में एक नई आशा दी थी। अमन और सुमन ने अपने माता पिता को मंदिर से उठाकर अपने घर ले गए। उन्होंने तुरंत उनके लिए एक अच्छे डॉक्टर को बुलाया ताकि उनकी तबीयत का ठीक से ध्यान रखा जा सके। सुमन ने अपनी सास के लिए नए कपड़े लाए और खुद अपने हाथों से उन्हें साफ सुथरा किया। अमन ने अपने पिता के लिए भोजन की व्यवस्था की और उन्हें दिलासा दिया कि अब वे कभी भी अकेले नहीं होंगे। अमन और सुमन के घर में एक बार फिर से खुशहाली लौट आई थी। शंकर लाल जी और लक्ष्मी देवी जी अब अपने बेटे और बहू के साथ सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन बिता रहे थे। अमन ने अपने माता पिता से वादा किया
कि वह अब उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखेगा और उन्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देगा। अमन और सुमन ने धीरे धीरे अपने माता पिता की टूटी हुई आत्माओं को फिर से जीवित किया। शंकर लाल जी और लक्ष्मी देवी जी अब अपने बेटे बहू के साथ नए जीवन की शुरुआत कर चुके थे। वे अब पहले की तरह दुखी नहीं थे, बल्कि अपने बच्चों के साथ मिलकर जीवन का आनंद लेने लगे थे। शंकर लाल जी और लक्ष्मी देवी जी ने अपने जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी का सामना किया, लेकिन उनके बेटे अमन और बहू सुमन ने उन्हें समय पर सहारा देकर उनके जीवन में फिर से खुशहाली ला दी। इधर कंपनी के मालिक जैसे ही स्टेज पर अपने माता पिता को बुलाते हैं तो रमन अपनी यादों की भंवर से बाहर निकल आता है, क्योंकि वह जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी के मालिक और कोई नहीं, रमन के बड़े भाई अमन थे। अमन ने अपने माता पिता से सभी कर्मचारियों को उपहार दिलाया। रमन और उसकी पत्नी रेखा जैसे ही स्टेज पर शंकर लाल जी और लक्ष्मी देवी जी से उपहार लेने के लिए स्टेज पर चढ़े तो शर्म से उनकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं। उनकी आंखों में आंसू थे और वे हाथ जोड़े अपने माता पिता के सामने खड़े थे। रमन और रेखा को इस हालत में देखकर शंकर लाल जी और लक्ष्मी देवी जी अचंभित थे। साथ ही अमन भी उनको इस अवस्था में देखकर दंग था। रमन और रेखा अपने माता पिता के चरणों में गिरकर क्षमा की भीख मांगने लगते हैं, लेकिन आज लक्ष्मी देवी जी और शंकर लाल जी की आंखों में गुस्सा था। रमन और रेखा जैसे ही उनके चरणों में गिरते हैं वह तुरंत ही पीछे हट जाते हैं और बोलते हैं, तुम जैसी नालायक औलाद होने से तो ना औलाद होना अच्छा है। मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, वह है अमन, और एक ही बहू है, वह है सुमन। तुम दोनों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जब रमन और रेखा देखते हैं कि उनकी दाल यहाँ नहीं गल रही है तो वह अमन के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, लेकिन आज अमन का गुस्सा भी सातवें आसमान पर था। वह तड़ाक से एक झापड़ रमन को लगा देता है और बोलता है, तुमने जो मेरे साथ किया सो किया, लेकिन तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे माता पिता को भी घर से निकाल दिया। निकल जाओ तुम लोग यहाँ से, वरना ना जाने आज मेरे हाथों से कोई अनर्थ ना हो जाए। रमन और रेखा मुंह लटकाए हुए स्टेज से उतर जाते हैं। अमन उनको अपनी कंपनी से भी निकाल देता है। आज रमन और रेखा को अपने कर्मों का फल मिल गया था। उन्हें समझ में आ गया था कि उन्होंने अपने माता पिता और बड़े भाई और भाभी के साथ बहुत ही गलत किया था। तो दोस्तों, हमें कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। हमें किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। अगर हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उस गड्ढे में हम खुद ही गिरते हैं। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।